हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 विज्ञान में हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहले ठोस द्रव गैस या पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके थे। तो वहाँ पर विशेषताओं की बात की जा चुकी थी। तो अगर हम बात करते हैं ठोस द्रव गैस पदार्थों के अंतर की, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं। अगर आप विशेषता ध्यान से देख लिए हैं तो आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगर हम अंतर की बात करते हैं तो हमको पता है ठोस द्रव गैस में निम्न अंतर है। एक बात कर सकते हैं किसके आधार पे, आकार के आधार पे। तो हम जानते हैं आकार के आधार पे जो ठोस पदार्थ हमारे होते हैं उनके आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव पदार्थों का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन हमारा जो होता है वो क्या होता है, निश्चित आपका होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसी प्रकार से गैस की अगर बात किया जाए तो गैस में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। मतलब इसमें आकार भी निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं, अगर हम, ये हो गई आकार की बात। दूसरी बात बहने का गुण की अगर बात कर लिया जाए, किसके, बहने के गुण की, तो ठोस पदार्थ नहीं बहते हैं। द्रव पदार्थ हमारे जो है ऊपर से नीचे तरल होते हैं, नीचे की तरफ बहते हैं। गैस, भाई अगर तरल की बात किया जाए, तरल पदार्थों के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, द्रव आती हैं और गैस आती हैं। तो तरल पदार्थ जो हमारे होते हैं वो ये तरल में द्रव जो होता है ऊपर से नीचे की दिशा में बहती है, और जो गैस होती है यह चारों दिशाओं में गमन करती है। तो ये बहने की बात हो गई। अगली बात करते हैं हम अगर घनत्व की, तो घनत्व में कह दिया जाए डेंसिटी जिसे बोलते हैं, तो ठोस में घनत्व सबसे अधिक होता है। जो ठोस है इसका घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक आपका ठोस का घनत्व होता है। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए तो जो द्रव होता है इसका अपेक्षाकृत कम घनत्व आपका होता है, और सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैस का घनत्व सबसे कम होता है। इसी प्रकार से दाब के अगर प्रभाव की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा दाब का प्रभाव जो है वो किन पे लगाया जाता है, सबसे अधिक दाब का प्रभाव गैस पर लगता है। फिर उससे कम आपका द्रवों पर लगाया जाता है। फिर सबसे कम, बहुत कम प्रभाव किस पे पड़ता है, ठोस पदार्थों पर पड़ता है। इस प्रकार से हम पदार्थों में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। अपने वीडियो में बात करेंगे तापमान की इकाई की, तापमान की इकाई। तो हेडिंग डालेंगे तापमान की इकाई। तो तापमान की इकाई की अगर बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि तापमान को विभिन्न इकाइयों द्वारा मापा जा सकता है। तापमान को विभिन्न इकाइयों द्वारा मापा जा सकता है। तापमान को विभिन्न इकाइयों द्वारा मापा जा सकता है। दैनिक जीवन में तापमान को डिग्री सेल्सियस, दैनिक जीवन में तापमान को डिग्री सेल्सियस इसको प्रदर्शित किया जाता है डिग्री सेल्सियस से में मापते हैं। भाई दैनिक जीवन में कह सकते हैं तापमान को विभिन्न इकाइयों द्वारा मापा जा सकता है। दैनिक जीवन में हम तापमान को डिग्री सेल्सियस से मापते हैं। अगर हम बात करते हैं तापमान की इकाई की, तो तापमान की एसआई इकाई, तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। तापमान की इकाई जो है वो केल्विन है। एसआई में इकाई जो हमारी है केल्विन है। तो यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं सेल्सियस पैमाने पर, लेते हैं सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस
सेल्सियस पैमाने पर एक वायुमंडली सेल्सियस पैमाने पर एक वायुमंडलीय दाब पर जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम बात करते हैं आपको हिमांक की। हिमांक क्या होता है? मतलब किसी भी जो द्रव पदार्थ है उसका जमने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग, जैसे द्रव लिया गया और द्रव को हम ठंडा करने के लिए स्टार्ट की। जब ठंडा करते जाएंगे तो एक ऐसा उसका टेम्परेचर होगा, कितना, जब 0 डिग्री पे, मतलब हमारा द्रव कितना पहुंचेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो जो जल का हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा क्वथनांक का मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब हम जल को गर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो बॉयल का मतलब उबलने से होता है, कि जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पहुंचे तो जल हमारा क्या होता है? उबलने लगता है। तो इसलिए क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने में संबंध की हम लोग बात कर लेते हैं। केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने में संबंध। अब संबंध हमारा क्या होता है? अगर हम बात करें केल्विन और सेल्सियस पैमाने में संबंध की, तो सेल्सियस पैमाने पर जो बर्फ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तथा केल्विन पैमाने पर इसका जो केल्विन पैमाने पर मान होगा वो 273.16 होता है। तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि सेल्सियस पैमाने पर सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का यहाँ से अगर गलनांक बिंदु हुआ तो गलना कहाँ से? बर्फ चालू होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा केल्विन पैमाने पर 273.16 केल्विन है। अतः हम इसको इस प्रकार से बांट सकते हैं, कह सकते हैं अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर किसके होता है? 273.16 केल्विन के बराबर होता है। या इसको लिख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऐसा भी लिखा जा सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन। दशमलव वाले मान को हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फार्मूले को बांट सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर किसके? 273 केल्विन के। तो अतः यहाँ से हम फार्मूले को लिख सकते हैं कि केल्विन पैमाने पर तापमान, तापमान बराबर आपका हो जाएगा सेल्सियस पैमाने पर तापमान प्लस का 273 आपका। इतना जोड़ने पर कैसा आपका रूप बन जाएगा? केल्विन पैमाने पर आपका बन जाएगा। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं
कि जो हमारा सेल्सियस पैमाने पर मान होगा, मतलब मान अगर केल्विन में बदलना है तो उस दिए गए डिग्री सेंटीग्रेड वाले मान में 273 जोड़ दिया जाएगा, तो मान किस में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। इस प्रकार से हम डिग्री सेंटीग्रेड को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, केल्विन में प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात हम इसको लिख भी सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस प्लस का कितना, 273। तो ये किस में बदल जाएगा, ये मान किस में बदल जाएगा, केल्विन पैमाने पर तापमान बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से हो गया हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का 273, ये किस में बदल जाएगा, या 0 ना कह के अगर यहाँ से डिग्री सेल्सियस का मान है तो हम कितना ले रहे हैं, जो मान हमारा दिया होगा वो हमारा मान आ जाएगा, और डिग्री सेंटीग्रेड वाला मान 273 में जोड़ दिया जाएगा, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से हम तापमान की इकाई को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम इसी मान को उदाहरण के पूर्वक आपको समझाना चाह रहे हैं। अब हम इसी मान को उदाहरण पूर्वक लेके समझेंगे।